हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्रेडियोज आईएएस में। मैं हूं कुमार अनुराग और मैं और आप इस प्लेटफॉर्म पर रूबरू होंगे भूगोल विषय के साथ। आज का ये जो सेशन है, इस सेशन में मैं आप सभी लोगों से इस विषय पर, इस मुद्दे पर डिस्कस करने जा रहा हूं कि जब भी हम यूपीएससी का प्रिपरेशन करने जा रहे होते हैं तो उस समय जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि यूपीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पैटर्न को अगर आप एग्जाम में देखेंगे तो वो थोड़े डिफरेंट से हैं और उस सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, इस विषय पर हमारी क्लैरिटी अगर नहीं होती है तो हमें बहुत लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है। हम ये तो देख रहे होते हैं कि हम पढ़ाई बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल हो जा सकता है कि टॉपिक्स इतने सारे हैं तो उनमें से कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए, कहां से पढ़ने चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। इन सारी चीजों पर हम आज एक क्लियर कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। हम ये निर्धारित करेंगे कि हमें पढ़ना क्या है और साथ के साथ ये भी निर्धारित करेंगे कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स का अगर आप एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखकर, तो इसमें आपको एक क्लैरिटी नजर आएगी कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंटली चुने गए हैं, जिनके विषय में आपको जानना नितांत आवश्यक है। अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से आपको कठिनाई आने वाली है। जहां तक ज्योग्राफी विषय का सवाल है, हमें इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी कि जो ये सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या हमारे जो हमारा फ्यूचर प्रोफेशन होगा उसमें काम आएगा। निश्चित रूप से इस चीज में आपको बिल्कुल निर्धारित करके रहना होगा कि ज्योग्राफी का रोल आपके आने वाले करियर में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एक आईएएस ऑफिसर के रूप में आपका जिस भी क्षेत्र में डिप्यूटेशन होगा, आपको उस क्षेत्र से संबंधित जो भी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट होंगे उनके बारे में समझने में आसानी तभी होगी जब आप इस विषय से भली भांति परिचित हो। तो आवश्यक यह हो जाता है कि हमें इस सब्जेक्ट को किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से पढ़ना है, और इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर अगर हम कर रहे हैं तो हमें जो दो अलग अलग स्टेजेस हैं यूपीएससी के एग्जाम के, यानी प्री के लेवल पर और मेंस के लेवल पर, तो वहां पर तैयारी का अप्रोच क्या होना चाहिए। आप में से जितने भी लोग ऐसे होंगे जो एकदम नए होंगे, जो एकदम फ्रेशर होंगे, जो शायद अभी इस तैयारी के क्षेत्र में कदम रख रहे होंगे, यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए अपनी कमर कस रहे होंगे, उन लोगों के लिए विशेष ये जानना जरूरी है कि आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी करने जा रहे हैं उसमें ज्योग्राफी के लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। ये मतलब आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो मैं आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मोर और लेस जो 4-5 क्वेश्चंस सबके मन में उभरते हैं, उसको लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस अभी यहां पर करूंगा और आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि आपको किस तरीके से, किस पैटर्न में तैयारी जो है वो करनी चाहिए। देखिए, ओवरऑल अगर आप कभी भी किसी सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं तैयारी करने के विषय पे, तो एक जो सबसे पहला प्रश्न मन में आता है, कई बार जब हम लोग क्लासेस लेते हैं तो बच्चे फटाफट हाथ उठाकर पूछ देते हैं कि सर यहां से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, स्टूपिड टाइप ऑफ क्वेश्चंस के कोई मतलब नहीं होते, क्योंकि बच्चे टॉपिक वाइज पूछते हैं कि ये टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं तो इसमें कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो इसमें कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। बट ओवरऑल मोटे तौर पर अगर मैं बताऊं आपको, तो
ये निश्चित रूप से बहुत सही होगा पूछना कि अगर हम ज्योग्राफी जीएस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो जब हम प्री का एग्जामिनेशन देने जाए या मेंस का एग्जामिनेशन देने जाए तो कितने मार्क्स के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। इससे हम एक माइंडसेट तैयार कर सकते हैं कि हमें इस विषय पर कितना जोर देना है। तो मुझे लगता है कि आप में से हर एक के मन में यह प्रश्न होगा और जो लोग थोड़े से अवेयर ज्यादा होंगे उन्होंने अब तक इस चीज को ज्ञात भी कर लिया होगा कि पिछले कुछ एग्जामिनेशन में, पीछे के कुछ जो पेपर हुए हैं यूपीएससी के कुछ वर्षों में, उनमें से प्रत्येक वर्ष में प्रीलिम्स के अंदर ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आए हैं और मेंस के अंदर ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आए। लेकिन एक छोटा सा एस्पेक्ट मैं यहां पर आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। ये छोटा सा पहलू ये है कि सामान्य रूप से जब हम तैयारी करने के मूड में होते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर मार्केट से आते हैं, तो ना मार्केट में कई सारी बुक्स ऐसी हैं जहां पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर के नाम पर करीब 20-25 वर्ष के जो पुराने पेपर हैं उनका एक कलेक्शन, उनका एक संग्रह मिल जाता है। और तब हमारे लिए बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है कि ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किसी वर्ष में 20-20, 25-25 प्रश्न पूछे गए हैं ज्योग्राफी से, किसी वर्ष में उनकी संख्या बहुत कम है। कई बार हम सेग्रीगेट नहीं कर पाते कि वास्तविकता में जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो प्योर ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन है, उसके अप्लाइड फॉर्म से कितने क्वेश्चन है, कई सारी चीजें। तो जो देखिए पहली चीज है, इसको जरा हम देखें। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है भूगोल सामान्य अध्ययन। की तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, बेहतर है कि हम ऐसी चीज पर चर्चा करें। और इसमें जो मैं सबसे पहले आपसे चर्चा करना चाहूंगा वो क्या है कि प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में भूगोल विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, यह ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि इवैल्यूएशन तो नंबर में ही होना है। ठीक है, अगर आप इस चीज पर थोड़ा ध्यान दें, हम एक बार प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखें, तो सबसे पहले मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा पीछे के क्वेश्चन देखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सामान्य रूप से समय के साथ जो पेपर सेट करने वाले होते हैं, जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं, उनका माइंडसेट और समय की आवश्यकता के अनुसार प्रश्न जो पूछे जाने हैं उनके पैटर्न में भी बदलाव आता है। अगर आप में से कुछ लोग अवेयर होंगे इस चीज को लेकर कि 2011 में किस तरीके से सिलेबस में चेंजेस आए, उसके बाद 2013 में किस तरीके से सिलेबस में चेंजेस आए, तो शायद आप इस चीज से और ज्यादा रूबरू हो पाएंगे, इस चीज को और ज्यादा समझ पाएंगे कि 2011 से पहले जो प्रारंभिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में पेपर पूछे जाते थे, क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उन क्वेश्चंस के नेचर और उसके बाद के जो पेपर हुए हैं, उसके बाद के वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं, उनमें जो प्रश्नों का पैटर्न है उसमें बदलाव आया है। विशेष रूप से अगर आप इस पर ध्यान दें तो 2013 से जब आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जामिनेशन यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के साथ जोड़ा गया, तो उस वर्ष से प्रारंभिक परीक्षा के अंदर जो सामान्य अध्ययन का जो जीएस का पेपर है, उसके कॉम्पोजिशन में भी क्वेश्चन का जो
अनुपात है, प्रश्नों का जो अनुपात है, उस अनुपात में भी बहुत सारा परिवर्तन आया है। अगर आप विशेष रूप से देखेंगे तो 2013 से जब से आईएफएस की परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में जोड़ी गई है, तब से प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चंस में भूगोल विषय से पहले जितने क्वेश्चन पूछे जाते थे, उनमें से एक बड़े चंक को रिप्लेस कर दिया है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से पूछे जाने वाले प्रश्नों से। अगर आप मोटे तौर पर एक कॉम्पोजिशन देखेंगे तो वैसे तो 2013, 2014, 2015 इनमें आपको लगभग 11-12 प्रश्न मिल जाएंगे एक्सक्लूसिव भूगोल विषय से। लेकिन इसके बाद अगर आप देखें 2016 से, तो 2016 से आपको यह दिखाई देगा कि प्योर भूगोल विषय से जो प्रश्नों की संख्या है, इसमें अच्छी खासी कमी आ गई है और यहां से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुए हैं वो कंपनसेट कर दिए गए हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाले विषय में, यानी एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बढ़ा दिए गए। तो मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ भूगोल विषय से जो प्रारंभिक परीक्षा में पिछले 5-6 वर्षों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये प्रश्न औसतन 4 से 5 प्रश्न हैं। 4 से 5 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ जो एकदम प्योर भूगोल का पेपर है, प्योर भूगोल विषय जो है, वहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी के जो प्रश्न हैं, क्योंकि जब भी कहीं भी इस विषय पर चर्चा होती है कि भूगोल से कितने प्रश्न पूछे गए, तो आजकल एक ट्रेंड बन गया, लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले क्वेश्चंस को भी भूगोल में जोड़कर कहते हैं ये तो उसी का पार्ट है, इसलिए इसमें साथ में जोड़कर बता दिया जाए कि भूगोल से अगर आप भूगोल नहीं पढ़ोगे तो एटलीस्ट आपके पास जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करीब 20-22 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप नहीं करते तो एक बड़ा चंक जो है वो आपका छूट जाएगा। निश्चित रूप से इस चीज पर आपका जोर देना आवश्यक है कि हम जब तैयारी करने जा रहे हैं तो जहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं उस विषय को हमें ज्यादा पढ़ना है। और इसमें जो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि प्योर भूगोल के प्रश्नों को छोड़कर बाकी के जो प्रश्न जिसको हम एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन में डालकर देख रहे हैं, अगर आप वहां से देखें तो कुछ प्रश्न आप भूगोल विषय की जानकारी रखने के बाद ही वहां पर हल कर पाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप एनवायरमेंट इकोलॉजी का सेक्शन में पढ़ते हैं तो वहां पर कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको समझने के लिए आपको भूगोल विषय का ज्ञान रखना आवश्यक है। इसलिए आप सिर्फ इस चीज पर मत जाए कि भूगोल विषय से सिर्फ 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा में। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि एनवायरमेंट इकोलॉजी के सेक्शन में भी अगर वहां 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप यह मानकर चले कि 7 से 8 प्रश्न ऐसे वहां होंगे जिन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको भूगोल विषय की जानकारी की आवश्यकता है। तो मेरे हिसाब से मोटे तौर पर आप यह मानकर चलें कि प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें से 7 से 8 प्रश्न ऐसे हैं जिनका संबंध अगर पूरी तरीके से भूगोल से नहीं है तो एकदम नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। इनका संबंध कुछ ना कुछ भूगोल विषय से है और बाकी वो एनवायरमेंट इकोलॉजी के सेक्शन से वो प्रश्न उठा लिए गए। ठीक है। सो मेरे हिसाब से प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें तो एटलीस्ट आपके पास 12 क्वेश्चन, एटलीस्ट 12 क्वेश्चन भूगोल विषय से संबंधित नजर आएंगे। यह तो हो गया प्रारंभिक परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर मैं 4 से 5 प्रश्न कह रहा हूं तो इसका मतलब आप 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपसे पूछ लिए गए होंगे एकदम एक्सक्लूसिव भूगोल विषय से।
और बाकी के लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन, 22 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए गए होंगे, जिसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी भूगोल के साथ मिलाकर पूछा गया। ठीक है। सो ओवरऑल हम इस तरीके से एनालाइज कर पाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में भूगोल के इंपॉर्टेंस को। जैसे ही हम मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जामिनेशन की बात करेंगे, यहां पर आप ध्यान देंगे कि मेंस में जो सामान्य अध्ययन का पेपर 1 है, सामान्य अध्ययन पेपर 1, जो कि 250 मार्क्स का है, इसमें से लगभग 120 से 125 मार्क्स के प्रश्न जो होंगे भूगोल विषय से संबंधित होंगे। यानी जिस भूगोल विषय को हम ये समझकर चल रहे थे कि प्रारंभिक परीक्षा में इतने कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस विषय से, तो मेंस की परीक्षा में भी शायद ऐसी स्थिति हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहां आप इस चीज को समझ पाते हैं कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो लगभग 250 नंबर के पेपर में से अगर 125 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब आधा पेपर तो उसने ही कवर कर लिया। और आधे पेपर को कवर करने का मतलब सीधे तौर पर यह समझा जाए कि आपकी तैयारी इस विषय को लेकर बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी आप बेहतर अंक यहां से निकाल सकते हैं। इस विषय की समझ, इस विषय की जानकारी बहुत बेहतर स्तर की होनी चाहिए, तभी आप 125 नंबर के प्रश्नों को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, हल कर पाने की स्थिति में होंगे और वहां से अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे। यानी एक चीज बड़ी निश्चित हो जाती है कि अगर हम मुख्य परीक्षा को लेकर तैयारी करना प्रारंभ करें, अगर हम मुख्य परीक्षा को लेकर प्रिपरेशन शुरू करें, तो कहीं ना कहीं हम प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को हल कर पाने की स्थिति, आसान स्थिति में होंगे। हमें इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता, अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मुझे यह लगता है कि शुरुआत में अगर किसी भी छात्र को यह लगता है कि हम इस विषय को पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये एक जो जिज्ञासा थी छोटी सी, वो अभी तक आपकी पूरी हो चुकी होगी कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में किस तरीके से हम सेग्रीगेट करके पढ़ सकते हैं, कितने कितने अंकों के प्रश्न आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। ठीक है। अब एक दूसरी चीज, एक दूसरे बात जो मन में आएगी कि टॉपिक्स इतने सारे हैं, इन टॉपिक्स को कैसे सेग्रीगेट करें, इन टॉपिक्स को कैसे अलग अलग करें, कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। यानी कि हम जिस दूसरी चीज पर यहां पर बात करें वो करें कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है। किन पर हमारा ध्यान जो है वो एसेंशियली जाना ही चाहिए, किन टॉपिक्स को हमें पढ़ना ही चाहिए। अभी जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते हैं तो इस बात की पूरी उम्मीद रखिए कि प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उन प्रश्नों को आप हल करने की स्थिति में होंगे। लेकिन जैसे ही टॉपिक की बात आती है, कुछ ऐसे टॉपिक्स जरूर हैं जिनका ज्ञान होना तो आवश्यक है। जब आप मुख्य परीक्षा के लिए जो है वो मेजर टॉपिक्स कर रहे होंगे, तैयार कर रहे होंगे, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे
जिनका डायरेक्ट कोई यूटिलाइजेशन तो नहीं दिखाई देता उस मुख्य परीक्षा के टॉपिक को तैयार करने में, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से उसको जानना आवश्यक है, अप्रत्यक्ष रूप से उसकी जानकारी आवश्यक है, क्योंकि अगर उस चीज की जानकारी नहीं है तो आपको सब्जेक्ट को क्लैरिफाई करने में, उसकी सही विवेचना करने में कठिनाई होगी। अगर आपको यह बात मेरी क्लियर नहीं हो रही तो मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा। जैसे सपोज किया आपसे प्रश्न पूछते हैं कि भारत में पाए जाने वाले वनों के प्रकार का विवरण प्रस्तुत करें। भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, आपको इसका एक विवरण प्रस्तुत करना है। अब आपने जब मेंस की तैयारी शुरू की तो सपोज किया आपके पास चैप्टर आया प्राकृतिक वनस्पतियों से संबंधित, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां, और प्राकृतिक वनस्पतियों से संबंधित उस चैप्टर में आपको वनों के कई प्रकार बताए गए। आपके सामने जो अलग अलग शब्दावलियां आएंगी, जो टर्म्स आएंगे, उनमें आप देखेंगे कि टर्म्स आ रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, है ना, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आ रहा है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। फिर आप पर्वतीय वन पढ़ने जाते हैं तो वहां पर आपके पास कई अलग अलग तरीके के शब्द जो है वो सामने आ जाते हैं। कहीं पर उपोष्ण कटिबंध लिखा होता है, कहीं पर समशीतोष्ण लिखा होता है, कहीं पर शीतोष्ण लिखा होता है। अब देखिए, जब आप तैयार कर रहे होंगे ये टॉपिक तो निश्चित रूप से वहां पर कभी भी इस चीज के एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है कि आपने जो उष्णकटिबंध शब्द का प्रयोग किया है, इस उष्णकटिबंध शब्द का मतलब क्या है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको इस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, जिससे आप यह अंदाजा लगा पाए कि हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की अगर बात करें तो यह वन किन क्षेत्रों में पाया जाएगा। देखिए, एक तो तरीका है कि आप सीधे रटकर गए और वहां पर जाकर लिखकर चले आए, लेकिन अप्रोच क्या है कि अगर आप चीजों को समझ रहे हैं तो वो ज्यादा स्थायी रूप से आपके माइंड में बैठा हुआ है। और अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट भी करता है तब भी आप एनालाइज करके, उसका विश्लेषण करके आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं। तो अगर मैंने ये कहा कि शब्द प्रयोग में लाया जा रहा है उष्णकटिबंध, तो ये वो टॉपिक है जिसे हम सामान्य रूप से जब भूगोल की शुरुआत होती है और जब हम पृथ्वी की सतह पर ताप कटिबंधों के निर्माण की बात पढ़ते हैं तो वहां पर हमें यह समझ में आता है कि 3 प्रकार के ताप कटिबंधों के बारे में बताया गया है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। किस तरीके से अक्षांशों की मदद से इन ताप कटिबंधों को बांटा गया है। जब हमें इन ताप कटिबंधों की अक्षांशीय स्थिति पता है तो हम बहुत आसानी से यह समझ पाएंगे कि अगर शब्द उष्ण कटिबंध यूज किया गया है तो हम कितने अक्षांश से कितने अक्षांश के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, या किन 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अगर शीतोष्ण कटिबंध शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो हम किन 2 अक्षांशों के क्षेत्र के बीच के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ऐसे में मेरा यह मानना है कि अगर आपके मन में यह आ रहा हो कि क्या प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को लेकर टॉपिक अलग अलग होने चाहिए, तो निश्चित रूप से कुछ टॉपिक्स जरूर ऐसे हैं जो कि आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग से करने होंगे, अलग से पढ़ने चाहिए। उनकी जानकारी होना आवश्यक है। उन टॉपिक्स को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर छोड़ दिया
तो प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हो सकता है वो डायरेक्ट वहीं से पूछ लिया गया हो, और मुख्य परीक्षा के लिए भी वो आवश्यक है, क्योंकि उसकी जानकारी के बिना मुख्य परीक्षा से संबंधित जो टॉपिक है उनको समझने में कठिनाई हो सकती। तो इसलिए शुरुआती दौर में जब आप भूगोल का परिचय पढ़ रहे हो तो उस भूगोल के परिचय में अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, अक्षांश और देशांतर के विषय में उनकी विशेषताएं, उनका उपयोग किस तरीके से है, इन चीजों को भी जानना आवश्यक है। शुरुआती दौर में आप निश्चित रूप से इन चीजों को पढ़ें, क्योंकि इनका जानना आपको आगे के जो टॉपिक्स है उनमें उनको समझने में मदद करेगी। सामान्य रूप से आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जिसने पहले से तैयारी कर रखी हो यूपीएससी की, या किसी शिक्षक से बात कर रहे हो जो आपको गाइड कर रहे हो, तो एक चीज आपको हर जगह कॉमन मिल जाएगी, जहां पर आपसे यह कहा जाएगा कि भाई टॉपिक्स में ये टॉपिक है और इसके लिए आपको आवश्यक यह है कि अगर आप पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की बुक जो है, एनसीईआरटी की जो बुक है वो पढ़ें। बुक्स पर तो मैं आऊंगा अभी और आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सी बुक्स आपको पढ़ना एकदम नेसेसरी है, आवश्यक है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर कोई शिक्षक या आपके कोई सीनियर जो आपको ये बताते हो कि आपको 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की बुक पढ़नी है, तो मैं मोटे तौर पर तो यही कहूंगा कि वो सही कह रहे हैं और आपको ये बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो विषय शायद आपका उस विषय से संबंध जो है वो करीब 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष पीछे रहा हो, एक 6 वर्ष या 5 वर्ष के लंबे गैप के बाद आप फिर से उस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको वापस पीछे लौट कर जाना पड़ेगा और उन चीजों को फिर से ग्रास्प करना पड़ेगा जो आप अब तक भूल चुके होंगे। मुझे ऐसे क्लास में पढ़ाते समय कभी भी यह आश्चर्य नहीं होता कि जब हम शुरुआत की क्लासों में अक्षांश और देशांतर की बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो कि ग्रेजुएशन करके आए हुए होते हैं और उन्हें यह समझने में कठिनाई होती है कि ये जो 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा खींची गई है, जिसे हम उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा या दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा बोलते हैं, तो ये 23.5 डिग्री अंश का अक्षांश क्यों लिया गया है। एक स्नातक स्तर, एक ग्रेजुएट को भी ये समझने में उस समय कठिनाई हो रही होती है। क्यों? क्योंकि ये चीज उसने 6 क्लास में पढ़ी होगी, 7th क्लास में पढ़ी होगी, लेकिन आज एक लंबे समय के गैप के बाद ये सारी चीजें उसके दिमाग से मिट चुकी होंगी और इस वजह से उसे फिर से आवश्यकता होती है उस तरफ वापस देखने की, उन चीजों को रिकॉल करने की। और इसलिए हम सभी, चाहे मैं शिक्षक वर्ग की बात करूं या फिर आपके सीनियर्स की बात करूं जो ऑलरेडी प्रिपरेशन के मोड में हैं, तैयारी कर चुके हैं, एक आध अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो अगर ये कहते हैं आपसे कि आपको ये पुस्तकें पढ़नी चाहिए तो निश्चित रूप से आपको ये पढ़ना चाहिए। लेकिन साथ के साथ पिछले 4-5 वर्षों के प्रश्न, 6 वर्षों के प्रश्न देखें अगर आप पिछली परीक्षाओं के, तो आपको एक चीज और ज्ञात हुई होगी, वो ये है कि प्रारंभिक परीक्षा में ट्रेडिशनल चीजों के अलावा प्रारंभिक परीक्षा में जो सामान्य टॉपिक है, जो एकदम पारंपरिक टॉपिक है, अक्षांश है, देशांतर है ना, चट्टाने यानी रॉक्स के टाइप पढ़ने होते हैं, झीलों के विषय में पढ़ना होता है, पर्वतों के विषय में पढ़ना होता है, पठारों के विषय में पढ़ना होता है, ठीक है, कई सारे प्रक्रियाओं के विषय में पढ़ना होता है, जैसे कि अपर्दन की प्रक्रिया, अपक्षय की प्रक्रिया, ये किस प्रकार से काम करते हैं वगैरह वगैरह। तो जो आपके पारंपरिक टॉपिक हैं, मैं इनको पारंपरिक टॉपिक इसलिए कहता हूं क्योंकि कहीं भी आप भूगोल पढ़ने जाएंगे तो इन टॉपिक्स पर चर्चा होनी ही होनी है, ठीक है। तो जो पारंपरिक टॉपिक हैं उनके अलावा
आपको भूगोल से जुड़े समसामयिक टॉपिक पर भी ध्यान देना चाहिए। ये समसामयिक टॉपिक क्या, जिसको कि हम भूगोल से जोड़कर देख रहे हैं। मैं कोई क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, सीधे सीधे बहुत ही आसान भाषाओं में आपको बताऊं तो करंट अफेयर्स आप बोल लीजिए उसको, ठीक है। करंट में कोई भी ऐसी घटना जो कि किसी भूगोल से संबंधित टॉपिक से जुड़ी हुई है, उसके विषय में आपकी जानकारी होना बहुत ही अनिवार्य है। इसका मतलब सीधे तौर पर मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आपने जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, उन ट्रेडिशनल टॉपिक्स का एप्लीकेशन या उन ट्रेडिशनल टॉपिक्स से संबंधित कोई ऐसी घटना जो हाल फिलहाल में, पीछे के 6 महीनों में, 8 महीनों में, 1 साल के अंदर जो है वो घटना घटी हो, उसके विषय में आपकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। उदाहरण लेते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि हम भारत में रह रहे हैं, हम रहते तो आंतरिक क्षेत्र में है, लेकिन फिर भी आजकल संचार की इतनी बेहतर सुविधा है कि कोई भी घटना विश्व के किसी भी क्षेत्र में हो रही हो, उसके विषय में हमें जानकारी तुरंत मिल जाती है। माना कि हम भारत के किसी आंतरिक क्षेत्र में रह रहे हों और भारत के तटीय क्षेत्र की ओर कोई तूफानी चक्रवात बढ़ता हुआ आ रहा। आज जिस तरीके से संचार व्यवस्था है, आप देखें कि हर पल की सूचना आपको समाचारों के जरिए, न्यूज के जरिए मिल जाती है। एक चक्रवात जो कि भारत के किसी तट की ओर, सपोज किया पूर्वी तट की ओर, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ कोई चक्रवाती तूफान भारत के पूर्वी तट की ओर खिंचता हुआ चला आ रहा है। उस चक्रवात का क्षेत्र क्या है, उस चक्रवात की गति क्या है, वो कितने घंटे में तट को छू जाएगा, तट को छूने के बाद अंदर प्रवेश करने के बाद वो कितने देर के बाद समाप्त हो जाएगा, कौन कौन सी चीजें, क्या कैसी घटनाएं जो है उस चक्रवात के साथ जुड़ी हुई हैं, तटीय क्षेत्र में क्या परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, वगैरह वगैरह कई सारी चीजों की चर्चा आप समाचारों के माध्यम से समझ पाते। समाचारों में इन सारी चीजों की चर्चा हो रही होती। अगर आपने जो टॉपिक पीछे पढ़ रखे हैं, अगर सपोज किया आपने चक्रवातों के बारे में पढ़ रखा है और आपने यह भी पढ़ रखा है कि चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के चक्रवात को हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं, दूसरे को हम शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं। तो ये जो चक्रवात भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र की ओर बढ़ता हुआ आ रहा है, इसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? नहीं, एक जिज्ञासु परीक्षार्थी होने के नाते, एक जिज्ञासु अभ्यर्थी होने के नाते आपके मन में यह प्रश्न उठने चाहिए। देखिए कितनी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। अगर आप करंट की चीजों को मिस करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल चीजों को पढ़ने से भी आप परीक्षा के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर यह जिज्ञासा है कि भारत के पूर्वी तट की ओर यह चक्रवात बढ़ता हुआ आ रहा है, यह किस प्रकार का चक्रवात है, इस चक्रवात के अंतर्गत जो विशेषताएं होती है, क्या वो विशेषताएं यहां भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ते हुए इस चक्रवात में भी दिखाई दे रही है, क्या हमें वहां जो किताबों में चक्रवात की गति पढ़ाई जाती है, क्या उस तरह की गति से मिलता जुलती गति जो है वो यहां देखने को मिल रही है? हमें वहां पढ़ाया जाता है कि अगर चक्रवात के साथ तूफानी हवाएं और उसके साथ बहुत ही घने बादल और वर्षा की स्थिति जुड़ी हुई है, तो क्या यह चक्रवात भी अपने साथ घने बादलों को लेकर आ रहा है? क्या यह चक्रवात भी उसी प्रकार से तटीय क्षेत्र में भारी वर्षा करा रहा है?
ऐसी सारी चीजें ये किससे जुड़ी हुई होंगी? समसामयिक घटनाओं से जुड़ी हुई होंगी। लेकिन आप देखें, परीक्षा में निश्चित रूप से आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आपको न सिर्फ ट्रेडिशनल चीजों का पता हो, न सिर्फ आप जो क्लासिकली पढ़ते चले आ रहे हैं आपको उसका पता हो, बल्कि उसको आप वर्तमान की समसामयिक घटनाओं से जोड़ पाने में सक्षम हो। और अगर आप सक्षम हैं तभी आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो इसलिए आवश्यक यह हो जाता है कि आप पारंपरिक टॉपिक्स तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन उसके अलावा भूगोल से जुड़े जो समसामयिक टॉपिक हैं उनको जोड़कर, है ना, पारंपरिक टॉपिक के साथ उनका जो संबंध है उसको स्थापित करके पढ़े, तो मुझे लगता है कि आप ज्यादातर प्रश्नों को हल कर पाने के स्थिति में होंगे। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहां पर आपको ध्यान में रखना है जब आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कि टॉपिक्स में आप सिर्फ सैद्धांतिक रूप से बहुत सारी चीजें जो पढ़ाई जाती हैं, जो मूल सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं, सिर्फ उन पर ही निर्भर न रहे। या फिर जैसा मैंने बताया कि करंट अफेयर्स में जो टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं सिर्फ उसी की बात ना करें, आपको खुद से भी आपका एक प्रयास होना चाहिए। और वो प्रयास क्या है? वो प्रयास है मैप वर्क का। मानचित्र कार्य जो है यह भी बड़ा आवश्यक है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। आजकल जिस तरीके से पाठ्यक्रम में बदलाव आया है, छोटे क्लासेस में भी आप देखें, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के बच्चों को भी किस प्रकार से जब उनको भूगोल विषय के बारे में पढ़ाया जा रहा होता है, किसी क्षेत्र किसी स्थान के बारे में पढ़ाया जा रहा होता है, तो ब्लैंक मैप देकर उनसे कहा जाता है कि आप इस स्थान को, इस क्षेत्र को उस मैप पर, उस ब्लैंक मैप पर प्रदर्शित करें। आप जब इस स्तर पर आ गए हैं, आप एक स्नातक हैं, आप एक ग्रेजुएट हैं, या सपोज कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर भी अगर आप इस स्तर तक आ गए हैं तो निश्चित रूप से यूपीएससी जैसे एग्जाम में तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सामान्य तौर पर जितने भी महत्वपूर्ण भूभाग हैं, जितने भी महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र हैं, महत्वपूर्ण स्थान जो भूगोल के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे स्थानों की स्थिति की जानकारी मानचित्र के जरिए आपको हो। शुरुआती दौर में आप जब शुरुआत करते हैं मानचित्र कार्य की, तो आपसे कहा जाता है कि भाई अगर आपने विश्व का मानचित्र लिया है तो आपके पास 7 महाद्वीप, 5 महासागर, इस प्रकार से चीजें जो है वो बटी हुई दिखाई देंगी विश्व के मानचित्र पर। फिर उन महाद्वीपों में अलग अलग देशों की बात की जाती है, और जब उनके भौतिक मानचित्र को आप देखते हैं तो वहां पर उस विशेष महाद्वीप के अंदर किस देश में कौन सा पर्वत, कौन सी झील, कौन सा पठार, कौन सी नदी, यानी अलग अलग जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनके विषय में, उनकी स्थिति के विषय में आपको जानकारी हो। निश्चित रूप से आपसे यह अपेक्षा की जाएगी। आज जब मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं तो निश्चित रूप से आपको समाचारों के माध्यम से तो ये पता होगा कि किस प्रकार से आजकल जो है वो यूक्रेन जैसे छोटे देश पर रशिया ने आक्रमण किया हुआ है, रशिया ने हमला किया हुआ है। दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। आज लगभग 20-22 दिन हो गए इस युद्ध को चलते हुए। अब ऐसे में हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है कि हम, अगर यूक्रेन और रशिया के बीच ये युद्ध चल रहा है
तो हमें इन देशों के विषय में, इन देशों के आसपास जो अलग अलग भौगोलिक स्थान हैं, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, उनके विषय में पता हो, उनकी विशेषताओं के बारे में हमें ज्ञान हो, और मानचित्र पर उसकी स्थिति भी हमें पता हो। अगर हम ये देख रहे हैं कि रशिया किस तरीके से यूक्रेन तक पहुंच रहा है, किस मार्ग को अपना रहा है, जिसमें कई सारी जलसंधियां, कई सारे जो बड़े जलाशय, बड़े जलीय क्षेत्र जो है, उनको वहां पर शामिल किया जा रहा है। अगर मानचित्र पर हमें वो चीजें स्पष्ट रूप से उनकी स्थिति पता हो, तो हमारे लिए यह समझना बड़ा आवश्यक हो जाएगा कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो क्यों पूछे जा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मेरा कहने का सीधा मतलब यह है कि आपसे किसी भी समसामयिक घटना के विषय में अगर पूछा जा रहा है, या किसी भी समसामयिक घटना को भूगोल से जोड़कर पूछा जा रहा है, तो उसमें एक बहुत बड़ा कार्य हो जाता है, या एक बहुत बड़ा योगदान जो हो जाता है वो मानचित्र कार्य का होता है। और आपको उस मानचित्र कार्य को बहुत भलीभांति, बहुत ही तन्मयता, बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, आजकल तो स्थिति यह है कि आप बाजार में जाएंगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे लगता है कि रेडीमेड न मिलती। लेकिन अगर किसी दूसरे के द्वारा तैयार की गई चीज का आप इस्तेमाल करेंगे, तो मेरी समझ यह कहती है कि आप उस चीज को उतने बेहतर ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाए जितने बेहतर ढंग से आप उस चीज को यूटिलाइज कर पाएंगे जो आपने खुद अपनी मेहनत से तैयार की। तो अगर आप एक जिज्ञासु अभ्यर्थी हैं, अगर आप एक मेहनती अभ्यर्थी हैं, तो सबसे पहले मेरा सजेशन यह होगा आपको, मेरा सुझाव यह होगा कि भूगोल विषय की तैयारी करते समय आपको जो मानचित्र कार्य है उस पर अपनी मेहनत जो है वो जरूर करनी चाहिए। जो भी मानचित्र का कार्य है उसको आपको स्वयं करना चाहिए, आपको खुद से करना चाहिए। आप ब्लैंक मैप ले लें, आप स्थानों को ढूंढें, आप भौगोलिक क्षेत्रों को मार्क करें, आप शहरों को, जो प्रमुख शहर है, जो बंदरगाह है, जो नदियां हैं, जो झीलें हैं, जो पठार है, जो पर्वत है, अगर आपको उनकी स्थितियां स्पष्ट रूप से पता है तो मुझे लगता है कि कई सारे प्रश्न जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं और हमें लगता है कि यार ये क्यों पूछ लिया, आप उस संशय की स्थिति में नहीं होंगे। आप बहुत बेहतर तरीके से उन क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे अगर आपने खुद का मानचित्र कार्य जो है वो विकसित किया है, डेवलप किया है, आपने उस पर मेहनत की। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जब आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो विशेष रूप से मानचित्र कार्य तो करे ही करे। यानी 3 चीजें मैंने स्पष्ट रूप से आपको बता दी कि कुछ जो परंपरागत टॉपिक्स है उनको जरूर आप छांट ले, पढ़ें। भूगोल के इन टॉपिक्स को समसामयिक घटनाओं के साथ जोड़कर पढ़ें। और तीसरा मैंने बताया कि अगर समसामयिक घटनाओं में जो क्षेत्र, जो स्थान, जो भौगोलिक स्वरूप शामिल हो रहे हैं, मानचित्र पर आप उस पर बेहतर कार्य कर पाए। ये सारी चीजें बहुत आवश्यक है। आप प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं मुख्य परीक्षा की बात करूं, और पिछले 5-6 वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण करूं, उसका एनालिसिस करूं, तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो निकल कर आते हैं जिनके इर्द गिर्द ही प्रश्न पूछे जाते हैं।
इन टॉपिक्स से बाहर मुझे नहीं लगता कि आपको प्रश्न मिलेंगे भी। और इससे कितना आसान हो जाएगा देखिए आपकी तैयारी, क्योंकि जब आपके पास टॉपिक्स क्लियर होंगे तो आप उन्हीं टॉपिक्स से संबंधित जो चीजें, चाहे वो समसामयिक घटनाओं से संबंधित हो, चाहे वो टेक्स्ट में दी गई बुक में जो टेक्स्ट दिए गए हैं वहां पर उनको समझने की बात हो, आप उन्हीं पर कंसंट्रेट करेंगे। और जब लिखने का आप प्रयास करेंगे तो आप बेहतर उत्तर लिख पाएंगे। इन टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें जलवायु से संबंधित टॉपिक, नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर अच्छे और बहुत ही विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे गए, बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे गए। आज विश्व किस तरीके से बदल रहा है, किस तरीके से नगरीकरण हो रहा है विश्व में, इसको लेकर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारी चीजें जो है वो भूगोल में हमें बताई जाती हैं, उसे पढ़ना होता है और उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। यूपीएससी भी आपसे अपेक्षा करती है कि आप इन सारी चीजों को समझें। नगरीकरण के अलावा अगर आप देखेंगे तो आपदा से संबंधित, हालांकि अगर आप जीएस के पेपर्स में देखें तो आपदा प्रबंधन एक विषय है, एक टॉपिक है जहां स्पेशली प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपदा का जो संबंध है वो भूगोल विषय से चूंकि सीधे तौर पर है, इसलिए आपदा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो आपको यहां पर देखना हो। इसके अलावा अगर आप देखें तो भौतिक भूगोल से संबंधित भी कुछ प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं। विशेष रूप से भारत का जो भौतिक भूगोल है इस टॉपिक को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्यतः ये प्रश्न जो है वो कम मार्क्स के होते हैं, लेकिन अभी पीछे पूछे गए हैं इसलिए हमें इस सेक्शन को भी, भौतिक भूगोल किसका संबंध है इससे, भारत के भूगोल से, तो वहां पर आपको ये भौतिक भूगोल भी देखना होगा। इसके अलावा संसाधनों से संबंधित, अब संसाधन में प्रत्येक संसाधन की यहां पर आप बात करेंगे। आप ऊर्जा संसाधन की भी बात कर सकते हैं, आप खनिज संसाधन की भी बात कर सकते हैं, आप खाद्य संसाधन की भी बात कर सकते हैं। मतलब संसाधन के अंतर्गत एक विस्तृत आपको टॉपिक मिलेंगे, उन टॉपिक्स को आपको तैयार करना पड़ेगा संसाधन वाले टॉपिक के अंतर्गत। ये एक मेजर टॉपिक हो गया, इसके अंदर कई सारे सब टॉपिक्स हो जाएंगे, ठीक। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, यह है औद्योगिक अवस्थिति या फिर इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात करेंगे। इंडस्ट्रियल लोकेशन से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनके इर्द गिर्द प्रश्न जो है वो घूमते रहते हैं। आपको भी इन्हीं टॉपिक्स को मुख्य रूप से तैयार करना हो, इन पर आपका थ्रस्ट ज्यादा होना चाहिए। आप न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, अगर इन टॉपिक्स से रिलेटेड वो आर्टिकल है तो आपको उस आर्टिकल को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। वहां से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जो महत्वपूर्ण स्कीम्स या योजनाओं के बारे में अगर वहां डिस्कस किया गया इनसे संबंधित, तो निश्चित रूप से आपको वो सारी चीजें कलेक्ट करके रखनी होंगी, जिससे कि आपका अप्रोच जो क्वेश्चन सॉल्व करने का हो वो आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को देखते हुए आपको ये टॉपिक्स, मैंने यहां पर जो परंपरागत टॉपिक लिखे हैं इसमें मैंने आपको सेग्रीगेट करके नहीं बताया है, इसलिए क्योंकि निश्चित रूप से जब आप छोटी कक्षाओं की बुक्स पढ़ेंगे तो शुरुआती चैप्टर्स में ही ये टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं, वो आपको कर लेने चाहिए, वही परंपरागत टॉपिक्स, उसमें कोई आपको विशेष विश्लेषण की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब आइए
एक चीज जो और आपके मन में आ सकती है कि बुक्स कौन सी ले, हमारे लिए बुक्स क्या कौन सी आवश्यक है, इस पर भी, यानी आपका ही एक तीसरा प्रश्न है कि कौन सी पुस्तकें नहीं, कौन सी पुस्तकें पढ़ें। अब देखिए, इस चीज को लेकर आपका विजन एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको लाइब्रेरी इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं आपसे क्योंकि जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा, आज के दौर में जब आपके पास इंटरनेट पर बहुत सारा मसाला अवेलेबल है, बाजार में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, प्रिंटेड फॉर्म में, हैंड रिटन फॉर्म में, यानी आपके मन में कुछ भी आ रहा है उसका एकदम तैयार जो आप कह सकते हैं कि टॉपिक है, वो एकदम तैयार रूप में आपको मिलेगा। आप गए और फटाफट, ये तो रेडीमेड वाली बात हो गई कि थान से कपड़ा कटवा के और दर्जी के यहां जाके और सिलवाना और उसका नाप देना, ये कुछ नहीं करना है ना। दुकान में गए, शर्ट उठाई, रंग पसंद किया और पहन लिया, एकदम रेडीमेड। उसी तरीके से मार्केट में आजकल आप जाएंगे, हर चीज रेडीमेड। आपकी लाइफ को इतना इजी कर दिया गया है कि आप जो भी चीज आपके मन में आता है कि यार ये मैप से संबंधित चीजें जो है वो मिल जाती है, एकदम रेडीमेड अवेलेबल है, जाइए उठाइए कर लीजिए। आपको प्रयास करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं। और इस लालच में क्या होता है कि हम ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, ये भी ले लो, ये भी खरीद लो, इस चक्कर में बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। और परेशानी तब आती है जब हमारे लिए ये चूज करना कठिन हो जाता है, हमारे लिए चुनना बहुत कठिन हो जाता है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, इनमें से क्या आवश्यक है क्या नहीं आवश्यक। तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपके माइंडसेट में यह चीज बिल्कुल क्लियर रहे कि दो चार पुस्तकें ही ऐसी हैं जिनको आपको लेकर पढ़ना है, और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बार बार पढ़ना है। बाकी के जो सप्लीमेंट्स हैं, सप्लीमेंट्स कहने का मतलब सीधे सीधे यह है कि उनके बाद जो उनसे संबंधित जो दूसरी चीजें हैं, जैसे उनसे संबंधित जो आंकड़े हैं, अब पुरानी पुस्तकों में आंकड़े तो बहुत जल्दी जल्दी अपडेट नहीं होते हैं, तो जो आंकड़े हैं वो आंकड़े आपको कहां से उठाने हैं। करंट अफेयर्स से अगर जोड़कर वहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वो आपको कैसे कलेक्ट करना है, ये भी कुछ चीजें। लेकिन जो बेसिक पुस्तकें हैं वो आपको पढ़नी है और बार बार पढ़नी है। मैं फिर जोर दे रहा हूं, बार बार पढ़नी। ये कौन सी पुस्तकें? देखिए, एक तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। ये मुख्य रूप से पुरानी यानी ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़े तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेहतर हो। लेकिन अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी नहीं मिल पाती है, आप ऐसे दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं जहां पर अब पुरानी एनसीईआरटी तो निश्चित रूप से अवेलेबल नहीं होगी। जो बड़े आईएएस की तैयारी करने वाले हब हैं, जैसे दिल्ली हो गया, इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, इन स्थानों पर तो दुकान वाले अवेलेबल हैं, वो इन पुराने एनसीईआरटी किताबों की जेरॉक्स कॉपी जो है वो बेचते हैं। वो मार्केट से बच्चे ले लेते हैं और उसे जाकर पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप किसी दूर दराज क्षेत्र में भी रह रहे हैं तो
आपके लिए ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं कि आप अ, संपर्क करके ऐसे क्षेत्रों में बहुत सारे किताब वाले हैं। अगर आप आजकल इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो बहुत सारे बुक शॉप्स की वेबसाइट आपको मिल जाएंगी। उन वेबसाइट्स के जरिए आप उनका फोन नंबर ले सकते हैं, आप उनका एड्रेस ले सकते हैं, वहां से आप इन पुस्तकों को मंगा सकते हैं। एक और आसान तरीका है कि आप अगर टेलीग्राम जैसे सोशल साइट से जुड़े हुए हो तो आजकल ये पुरानी एनसीईआरटी की पुस्तकें वहां पर भी अवेलेबल है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां से उन पुस्तकों के कंटेंट को पढ़ सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, मेरा यह मानना है कि अगर आप इनको हार्ड कॉपी के फॉर्म में पढ़ेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहां आप निशान लगा पाएंगे, वहां पर आप मार्क कर पाएंगे, वहां पर पढ़ने में भी आपको आसानी होगी। फोन पर पढ़ना या लैपटॉप पर पढ़ना, ज्यादा देर तक पढ़ना वहां पर बड़ा कठिन होता है। लेकिन अगर आप हार्ड कॉपी में पढ़ रहे होंगे उसको, तो मुझे लगता है कि थोड़ा लंबे समय तक और ज्यादा पढ़ पाएंगे, अपने हिसाब से वहां मार्क कर पाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं। तो एक तो आपको यह करना है कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है। और ये ओल्ड एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, एक दो बार पढ़ने के बाद आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि जो पुस्तक कक्षा 6 के लिए लिखी गई है, और अगर आप एक स्नातक हैं, एक ग्रेजुएट हैं, तो वहां जिस स्तर पर वो चीजें लिखी गई हैं वो आपको इस स्नातक स्तर पर आसानी से समझ में आ जाएंगी। आप तेजी से एक पुस्तक को एक दो बार पढ़ के खत्म कर सकते हैं, चीजों को समझकर उसका जो क्रक्स है, उसका जो एक कह सकते हैं कि उसकी जो एक समरी है वो प्रॉपरली निकालकर एक नोट्स तैयार कर सकते हैं और आपका काम वहां से हो जाता है। फिर इन पुस्तकों को उठाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 4 ऐसी पुस्तकें हैं जो आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि मैं कह रहा हूं बार बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस स्तर तक आते आते ये पुस्तकें जिस तरीके से लिखी गई हैं उसमें इनको इतना कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में लिखा गया है कि इनकी लाइंस को समझना और उस लाइंस से प्रॉपर मीनिंग निकालना, इसमें समय लगता है। जो प्रश्न बनाए जाते हैं उन प्रश्नों को भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन बुक्स में दी गई उन लाइंस से ये प्रश्न उठाए जाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। ये कौन से क्लास की किताबें हैं? ये है कक्षा 11 की एनसीईआरटी। और ये कौन सी नई एनसीईआरटी होगी? ये न्यू एनसीईआरटी। ये 2 एनसीईआरटी हैं। अगर आप हिंदी में इनको लेंगे तो एक पुस्तक का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और दूसरी जो किताब है वो है भारत भौतिक पर्यावरण। कक्षा 11 की ये 2 किताबें ऐसी हैं जिनके चैप्टर्स अच्छे से पढ़ना, बार बार पढ़ना, उसके कंटेंट को पूरी तरीके से समझना, पूर्व की परीक्षाओं में यहां से क्या प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को ढूंढना, उनको हल करना, बहुत सारा काम यहां पर है आपके लिए। तो इसलिए इस पुस्तक को बार बार पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे लगता है हर बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नई चीजें जरूर मिल जाएंगी। और अगर आप थॉरली इन बुक्स को पढ़ जाए तो एग्जाम के समय आपको कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहेगी। आप प्रश्न में जो लाइंस का इस्तेमाल किया गया होगा कहीं ना कहीं आप मैच कर पा रहे होंगे कि जो आपने पढ़ा है वो चीज यहां पर पूछी जा रही है। इसी तरीके से जैसे मैंने कक्षा 11 की पुस्तकें बताई, वैसे ही कक्षा 12 की जो 2 पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की, ये भी न्यू एनसीईआरटी ही, ठीक है, ये भी न्यू एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। और इसमें से एक जो है वो तो है मानव भूगोल।
के मूल सिद्धांत। ठीक है। और दूसरा जो है भारत लोग एवं अर्थव्यवस्था। इंडिया पीपुल एंड इकोनॉमी। ये दो पुस्तकें भी आपको निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। ये जो चार पुस्तकें मैंने बताई, इनको आपको बार बार पढ़ना है, जितनी बार आप रिवाइज कर सके। इनके बेहतर नोट्स तैयार कर ले, इन बुक्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मार्क कर ले, उनको बार बार दोहराए। और एक विशेष चीज जिस पर शायद बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो आपको ध्यान देना। और शायद आज मैं कह रहा हूं, आप एक बार इसको टेस्ट करके देखेंगे, मिलाएंगे कि विशेष रूप से जो क्लास 11th और क्लास 12th की बुक्स में खासतौर से जो भारत के मानचित्र दिए गए हैं, अगर आप पूर्व की परीक्षाओं में देखेंगे प्रश्न जो कि भारत के मानचित्र के से संबंधित आए हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं जो लोकेशंस आपसे पूछे गए हैं, जो क्षेत्र आपसे पूछे गए हैं, वो क्षेत्र इन पुस्तकों में दिए गए मानचित्र में आपको दिखाई दे जाएंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी अगर आप पढ़े, तो इन पुस्तकों में जितने भी मानचित्र दिए गए हैं, मेरे हिसाब से आपको इन मानचित्रों के सभी पहलू, सभी इसके एस्पेक्ट्स अच्छे से याद होने चाहिए। ये अच्छे से आपको पता होने चाहिए। और अगर आप ये अच्छे से कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आप प्रश्नों को बेहतर कर पाने की स्थिति में होंगे। इसलिए अगर पुस्तक की बात की जाती है तो आप इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं और इन्हीं पुस्तकों पर आपका मेन थ्रस्ट होना चाहिए। एक छोटी सी चीज जो कई बार पूछी जाती है, वो भी मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर इन पुस्तकों में जो इतनी पतली पतली पुस्तकें, इतनी सारी चीजें कहां मिलेंगी? बहुत सारी चीजें जो हमें बाहर से पढ़नी होती है। मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं कि आपको बाहर से चीजें नहीं पढ़नी है, लेकिन ये जो मैं एक बात कह रहा हूं आपसे कि बार बार इन पुस्तकों को पढ़ना है, उसके पीछे मेरी जो सोच काम करती है, जो मैं समझ पाता हूं जिस नजरिए से, वो ये है कि माना आपसे जो प्रश्न पूछा गया है उसमें आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है, जो प्रश्न पूछा गया है उसका संबंध किसी विशेष समसामयिक घटना से है, लेकिन इसके बावजूद जो बेसिक चीज है, कुछ बेसिक टर्म्स है, कुछ आधारभूत महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, जो शब्दावलियां आपको उसी एनसीईआरटी की किताब में मिली। मैं ऐसा नहीं कहता कि मार्केट में जो बुक्स हैं उनमें नहीं मिलेंगी, लेकिन उस एनसीईआरटी की किताब में वो चीज दी गई है। और अगर आपने उन शब्दावलियों और उनके अर्थ को बेहतर तरीके से समझ रखा है, तो 70-80% से ज्यादा संभावना कि आप उस प्रश्न को बहुत आराम से हल कर पाएंगे। ये 70-80% मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर उस प्रश्न में आंकड़े हैं और आंकड़े वर्तमान समय के हैं और वो वर्तमान समय के आंकड़े थोड़ा उलट पुलट कर दिए जा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में सही आंकड़ों की जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सही आंकड़ों की जानकारी आपको होनी ही चाहिए। ऐसे में आप ये कहेंगे कि सिर्फ ये कुछ किताबें पढ़कर क्या काम चल सकता है? क्या हमें दूसरी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है? मेरा यह मानना है कि इन सारी चीजों के अलावा आप एक आदत डालें, दैनिक रूप से किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करें। अगर आप अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो निश्चित रूप से आपको द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से किसी एक न्यूज़पेपर को जरूर पढ़ना चाहिए। और अगर आप हिंदी माध्यम के भी हैं, तो देखिए मेरा तो यह मानना है कि
आपको निश्चित रूप से कोशिश करनी चाहिए धीरे धीरे कि आप इंग्लिश के ये जो न्यूज़पेपर है उनको कम से कम पढ़ पाए। आप हेडलाइन देखकर आप ये कम से कम समझ पाए कि ये जो टॉपिक, ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है, ये हमारे सब्जेक्ट से संबंधित है, और उसमें से कुछ ना कुछ समरी जो है वो आपको पता चल जाए, जो आंकड़े हैं वो आपको मिल जाए, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आप समझ पाए। और अगर ऐसा नहीं भी है तो फिर भी आप किसी हिंदी के ही न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ना जारी रखें, जिससे कि आपके लिए ये जो आंकड़ों वाली समस्या है, ये जो समसामयिक घटनाओं की समस्या है, ये आपकी समस्या हल हो जाए। इस पर आप जो है वो बेहतर काम कर पाए। तो एक तो ये है। बाकी की जो समस्या रहेगी, क्योंकि बहुत लोग ना एंग्शियस होते हैं, जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमने क्या पढ़ा, मेरा आउटपुट क्या निकला, हम इससे ज्यादा परेशान होते हैं इन चीजों में कि हमारे पास क्या नहीं है। ये किताब ले आए, ये किताब ले आए, ये किताब ले आए, इसके अलावा क्या नहीं लेकर आए हैं। तो पहले ना हम अपनी लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। मेरा यह मानना है कि लाइब्रेरी बनाने से ज्यादा बेहतर है कि आपके पास जो भी पुस्तकें अवेलेबल है, ये बेसिक बुक्स जो मैंने आपको बताई हैं, इन बुक्स को ही आप रिपीटेडली पढ़ते रहें। और उस दौरान अगर आप हमसे जुड़ते हैं, अगर आप क्रेडोज आईएएस के प्लेटफॉर्म पर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा अब ये उत्तरदायित्व हो जाता है, हमारा ये काम हो जाता है कि इन पुस्तकों के अलावा हम बाकी की चीजें आपको अवेलेबल कराते, जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं। और यहां जो हम अवेलेबल कराएंगे वो फालतू की चीजें नहीं होंगी, बल्कि जितनी आवश्यक चीजें हैं वही सिर्फ आपको मिल पाएंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको इसके लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप अगर इतनी ही चीजें बहुत तन्मयता से पढ़ रहे होंगे तो आप बेहतर तरीके से इसके लिए जो है खुद को तैयार कर रहे होंगे परीक्षा के लिए। और आप परीक्षा आते आते इतने प्रिपेयर्ड होंगे, इतने बेहतर तरीके से तैयार होंगे कि बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना एग्जाम दे रहे होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उस एग्जाम को क्रैक भी कर जाएंगे। तो ये एक चर्चा मैंने इसलिए की, थोड़ी विस्तृत चर्चा हो गई, मैंने इतना लंबा नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी ये एक विस्तृत चर्चा जो आपसे की है वो सिर्फ इसलिए ताकि आप ये समझ पाए कि आप इस विषय में अगर तैयारी कर रहे हैं, इस विषय को अगर तैयार कर रहे हैं, तो आपको किन मूल चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप उन चीजों पर ध्यान दें तो निश्चित रूप से आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे और परीक्षा को पूरी तरीके से क्रैक करने की स्थिति में होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बताई गई चीजें आपके लिए फायदेमंद होगी, आप इसको इससे लाभ उठा पाएंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन चीजों पर ट्रस्ट कर पा रहे हो तो आप ये भी प्रयास करेंगे कि आप हमसे किस तरीके से जुड़ पाते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म के नंबर, हमारे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट, सारी चीजें ओपन है। आप उनकी सहायता से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारा यह पूरा प्रयास रहेगा कि आप जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप उस लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त कर लें। धन्यवाद।